नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्रीय पहलुओं को लेकर, जिसमें विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हम सीडीपी को हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में, क्या बात की गई है? समावेशी कक्षा की बात की गई है। किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे? केवल सहकर्मिक शिक्षण, केवल सहकारी शिक्षा, केवल सहयोगात्मक शिक्षा या उपयुक्त सभी? तो देखिएगा साथियों, मतलब पीयर ट्यूटरिंग मतलब क्या होता है? पीयर लर्निंग मतलब समूह शिक्षण। केवल सहकारी शिक्षा कोऑपरेटिव लर्निंग, केवल सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव। तो देखिएगा साथियों, अगर एक अच्छा शिक्षक होगा और वो कौन सी शिक्षा, इंक्लूसिव शिक्षा के अंतर्गत वो सहकर्मी के रूप में भी, सहकारी शिक्षा के रूप में भी और सहयोगात्मक शिक्षा के रूप में भी कार्य करेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। एक शिक्षक को जो है वो सहकर्मी शिक्षण भी करना चाहिए, सहकारी शिक्षा भी देनी चाहिए और सहयोगात्मक रणनीति भी अपनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने के लिए क्षमता वाले व्यक्ति को अच्छा स्वभाव होता है। मतलब क्या पूछा गया है? मनोदशाओं मतलब दूसरों की मनोदशाओं जानना, दूसरों का स्वभाव जानना और दूसरों की प्रेरणाओं को जानना। और एक और पूछा गया अन्य लोगों की इच्छा, मतलब दूसरों की बात की गई है, स्वयं की बात नहीं की गई। तो यहाँ पर अंतरावैयक्तिक बुद्धि होगी या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, या फिर प्रकृतिवादी बुद्धि होगी या स्थानिकवादी बुद्धि होगी। तो आज जानेंगे हम बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में कि बहुबुद्धि सिद्धांत होता क्या है। तो देखिएगा साथियों, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें से बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा सन 1983 में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? तो सन 1983 में। किसके द्वारा? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम 7 प्रकार की बुद्धि बताई है कि व्यक्तियों में जो है वो 7 प्रकार की बुद्धि होती है। कब? 1983 में। इसे हम प्रकृतिवादी बुद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का। तो इन्होंने किताब भी लिखी है इसके ऊपर। हार्वर्ड गार्डनर ने एक किताब लिखी है, फ्रेम्स ऑफ माइंड टू थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। कौन सी लिखी है? फ्रेम्स ऑफ माइंड्स टू थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये किताब भी आप नोट करते जाइएगा। इनका अगर हम बुद्धि का सिद्धांत पढ़ें तो बहुबुद्धि सिद्धांत है। पहली जो इन्होंने बुद्धि का स्तर बताया है वो बताई है भाषिक या शाब्दिक बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो शब्दों के द्वारा अपना व्यक्तित्व निखारते हैं, अपनी बुद्धि का जो है वो चालन करते हैं। जैसे कि एक लेखक जो हो गया वो लेखन के माध्यम से, एक पत्रकार हो गया वो भी शब्दों के माध्यम से अपनी बुद्धि का यूज करता है, एक वकील हो गया, एक कवि हो गया। इन लोगों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो इन लोगों में शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है। ये हमने पढ़ा पहला प्रकार किसका? हार्वर्ड गार्डनर का। शाब्दिक या भाषाई बुद्धि के अंतर्गत वकील, कवि, लेखक, पत्रकार ये सभी जो हैं ये भाषिक या शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है स्थानिक बुद्धि, जो भी इसमें दिया गया है, स्पेटियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं स्पेटियल इंटेलिजेंस। जो स्थानिक बुद्धि जो होती है वो व्यक्ति होते हैं दृश्यात्मक और प्रत्यक्षीकरण की क्षमता में अच्छे होते हैं ये लोग। कौन सी? दृश्यात्मक और प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता इनकी अच्छी होती है। कौन सी बुद्धि वालों की? तो स्थानिक बुद्धि वालों की। इसमें मूर्तिकार आते हैं जो मतलब सोच के द्वारा अपनी बुद्धि का निर्माण करते हैं। जो मतलब जैसे कि मूर्तिकार होता है तो वो एक सोच के द्वारा ही, अपनी सोच के द्वारा ही मूर्ति को साकार कर देता है। एक चित्रकार होता है। तो इस प्रकार के चित्रकार, मूर्तिकार, इन लोगों में अपनी अमूर्त क्षमता के द्वारा ये लोग क्या करते हैं? उस चीज़ की कल्पना को साकार कर देते हैं। तो ये आती है आपकी स्पेटियल बुद्धि यानी इंटेलिजेंस की हम बात करें तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा इस प्रश्न का आंसर ये नहीं है। हम बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें शाब्दिक बुद्धि पढ़ा हमने। दूसरी है स्थानिक बुद्धि जो मूर्तिकार और चित्रकारों में होती है। तीसरी है गणितीय बुद्धि, जिसको हम तार्किक बुद्धि भी बोल सकते हैं। गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं हम इसको। तो गणितीय बुद्धि जिसकी मानसिक क्रियाएं मतलब तेज होती है, जिस व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं तेज होती है और वो तर्क वितर्क करने में, गणितीय सवालों को हल करने में, इन चीज़ों में परफेक्ट होता है, उस व्यक्ति के अंतर्गत गणितीय बुद्धि होती है। जैसे कि कोई गणितज्ञ हो गया, कोई वैज्ञानिक हो गया, कोई गणित का प्रोफेसर हो गया। इन लोगों में जो है वो कौन सी? इन लोगों में लॉजिकल बुद्धि यानी गणितीय बुद्धि पाई जाती है।
ठीक है, तो ये 3 प्रकार हो गए। अगला प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है, वो बताया है शारीरिक गतिज बुद्धि। शारीरिक गतिज बुद्धि मतलब शरीर की क्रिया के द्वारा, शरीर की गति के द्वारा जिस प्रकार की बुद्धि होती है वो किन लोगों में होती है। इसमें शारीरिक कार्य किया जाता है, मतलब इस बुद्धि में शारीरिक कार्य करने वाले लोग आते हैं। जैसे कि कोई खिलाड़ी, तो वो शरीर की गति के द्वारा ही जैसे कि कोई खिलाड़ी हो गया तो वो फुटबॉल का खिलाड़ी हो गया, क्रिकेट का खिलाड़ी हो गया या किसी भी खेल का, तो वो अपनी शरीर की गति के द्वारा ही कार्य करता है। तो इस प्रकार के खिलाड़ी, या फिर कोई नृत्य करने वाला व्यक्ति हो गया, कोई नृत्य करने वाली लेडी हो गई, तो इस प्रकार के व्यक्तियों में कौन सी शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। एक हम बात कर लेते हैं, कोई तैराक, मुक्केबाज, फुटबॉल खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति, इन व्यक्तियों में जो होती है वो शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। ये किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, शारीरिक गतिज बुद्धि के अलावा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब ध्यान से पढ़िएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर इन्हीं अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में ही है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उसे कहते हैं हम जिसमें दूसरों के मनोभावों को जानना, पहचानना और उनको अभिप्रेरकों के वगैरह में जानना, उनका स्वभाव जानना, इच्छा जानना, ये सभी दूसरे व्यक्तियों की इच्छा जानना वगैरह जो होती है वो आती है अंतर्वैयक्तिक। देखिएगा, आपको कंफ्यूजन में डालने वाला है प्रश्न। अंतरावैयक्तिक मतलब आपको लग रहा होगा कि दूसरे, परंतु यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक होता है। अंतर्वैयक्तिक जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया, वो बताया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है वो दूसरों की इच्छाओं, स्वभाव, मनोभावों आदि को जान लेता है। यानी इंटरपर्सनल, क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरपर्सनल, जो दूसरों की इच्छाओं, प्रेरणाओं, मनोदशाओं को जानता है उसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के नाम से हार्वर्ड गार्डनर ने नाम दिया है। जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं, मनोभावों को जानता है। ठीक है, तो ये कौन सी बुद्धि हो गई? ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अन्य बुद्धि। अन्य बुद्धि के नाम से भी इसको हम संबोधित कर सकते हैं। तो दूसरों के मनोभाव को जानने वाला व्यक्ति कौन कौन होता है? जैसे कि राजनेता होता है, वो लोगों के मनोभावों को पहचान जाता है। कोई भी आपका जैसे कि बनिए की बात कर लेते हैं, तो वो आपके मनोभावों को देख के ही, मतलब आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं उस हिसाब से वो बता देते हैं। तो ये व्यक्ति जो होते हैं, इनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, यानी दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों के मनोभावों को जानना, वो अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत आता है। तो हमारा प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक। अब बात करते हैं हम अंतरावैयक्तिक बुद्धि। एक तो हमने बात कर ली अंतर्वैयक्तिक, यानी हमने क्या जाना अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत? इंटरपर्सनल। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होती है? यानी अंतरावैयक्तिक बुद्धि, जो स्वयं की क्षमता, कमियों, इच्छाओं, बुद्धियों, इनको जानने की क्षमता जो होती है, वो किस प्रकार की बुद्धि होती है? जो स्वयं के बारे में व्यक्ति अपनी क्षमता क्या है, मेरी कमियां क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है, ये सब जानता है, उसको अंतरावैयक्तिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक संत की बात कर लेते हैं। संत लोग, एक ये अनासक्त योगी होते हैं, संत की बात कर लेते हैं हम। और जो योगी लोग होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये इन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इन लोगों में अंतरावैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक मतलब दूसरों के मनोभावों को जानना, और अंतरावैयक्तिक मतलब स्वयं के मनोभावों को जानना। अगली जो बुद्धि बताई इन्होंने, वो बताई है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि उन लोगों के पास होती है जो ध्वनियाँ, स्वर, उनकी गति, लय, आरोह अवरोह आदि के बारे में जो जानता है। उन व्यक्तियों को जिनकी रुचि इस प्रकार के संगीत के क्षेत्र में ज़्यादा होती है, उन लोगों को में संगीतात्मक बुद्धि होती है। ठीक है, कौन सी बुद्धि होती है? जैसे कि संगीतकार हो गए अपने, लता मंगेशकर, सोनू निगम वगैरह, जितने भी ये आपके नए नए जो जितने भी कलाकार हैं, जो संगीतज्ञ हैं, इनके पास कौन सी बुद्धि होगी? तो संगीतज्ञ बुद्धि होगी। ठीक है, जैसे कि वाद्य यंत्रों को बजाने वाले, कोई बांसुरी बजाने में रुचि रखता है, कोई वायलिन बजाने में, कोई तंदूरा बजाने में, तो इस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि जो होगी वो संगीतात्मक बुद्धि होगी। अगली बात करें प्राकृतिक बुद्धि, जैसे कि हमारे किसान हो गए, जैसे कि कोई वनस्पति वैज्ञानिक हो गया, इन लोगों में प्रकृति को निहारने की बुद्धि होती है। किसान भी प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में रहना, प्रकृति के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ों से प्यार करता है। तो इस प्रकार से जो होती है उनमें प्राकृतिक बुद्धि होगी। एक अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि? अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसमें मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जानने की जो इच्छा रहती है जिन लोगों में, उनमें अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। जैसे कि दार्शनिक हो गए, चिंतक हो गए। तो ये जो थी, ये मैंने हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत बताया आपको। किसका? हार्वर्ड गार्डनर का।
जिन्होंने 9 प्रकार बताए हैं। सर्वप्रथम 1983 में इन्होंने 1983 में जब बुद्धि का प्रतिपादन किया तब 7 प्रकार बताए थे और उसके बाद प्लस 2 और ऐड कर दिए, तो अभी इनके सिद्धांत के अंतर्गत 9 जो हैं वो प्रकार पाए जाते हैं। किसके? बुद्धि के। तो ये सन 2000 में इन्होंने परिवर्तन करके कितने? 9 प्रकार बताए हैं। तो इनकी एक पुस्तक भी बताई है मैंने, फ्रेम्स ऑफ माइंड टू थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा हमने और इन्होंने 1983 में अपना बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक बच्चा किस प्रकार का शिक्षार्थी है जो कक्षा के दौरान नोट्स लेकर और परीक्षा से पहले ऊंचे स्वर में पढ़कर सीखता है। एक बच्चे की बात की गई है, समस्यात्मक प्रश्न है जिसमें क्या करता है बच्चा? कक्षा के दौरान तो नोट्स लेता है और परीक्षा के दौरान क्या करता है? उच्च स्वर में पढ़ता है। तो वो पठन लेखन शिक्षार्थी होगा, यानी रीडिंग और वो राइटिंग का अंतर्गत कार्य करेगा। एक कौन सा? रीडिंग राइटिंग जो होगा वो लर्नर होगा, क्योंकि वो पढ़ भी रहा है। कब पढ़ रहा है? ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है, मतलब कब पढ़ रहा है? परीक्षा के टाइम पे। और जो कक्षा के दौरान नोट्स लिख रहा है तो वो पढ़ भी रहा और लिख भी रहा है। तो ये शिक्षार्थी सीखने वाला होगा, यानी पठन और लेखन शिक्षार्थी के अंतर्गत आता है। ये सीधा सा प्रश्न था हमारा, पठन लेखन शिक्षार्थी के द्वारा इसको हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को कोई नियम या संरचना न देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता पाई जाती है? बच्चों को किसी प्रकार की नियम या संरचना नहीं देंगे तो वो उसमें किस प्रकार की शैली पाई जाएगी? क्या उलझा हुआ, क्या अनुमोदक, क्या आधिकारिक या अधिकारवादी? ये आधिकारिक और अधिकारवादी मतलब लगभग सेम ही है, परंतु उलझा हुआ तो कोई शैली होती नहीं है। तो अधिकारवादी मतलब आप प्रजातांत्रिक भावना का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो अधिकारवादी और आधिकारिक शैली आएगी, परंतु ये दोनों नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनुमोदक शैली। बच्चों को कोई नियम या संरचना नहीं पढ़ा रहे हैं परंतु फिर भी हम उनको पढ़ा रहे हैं तो वो अनुमोदक शैली के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होता है? हमें जैसे कि कोई हमें हमारे साथ भी होता है ऐसा कई बार कि हम किसी व्यक्ति का, जैसे कोई नया व्यक्ति देखते हैं तो हमसे पहले मिला हुआ है और हमने उससे बातें भी की हुई है, परंतु वो व्यक्ति अभी पहचान में नहीं आ रहा हो हमें, तो वो तत्काल स्मृति मतलब क्या होती है? टिप ऑफ द टोंग घटना। टिप ऑफ द टोंग घटना मतलब जीबान पे अटकना किसी व्यक्ति का नाम, अरे यार मेरे जीबान पे अटक रहा है, तो वो व्यक्ति होती है, वो जो बुद्धि होती है, वो घटना क्या कहलाती है? टिप ऑफ द टोंग घटना। यानी किसी व्यक्ति का बुद्धि नहीं, हम स्मृति में पहले है वो व्यक्ति, मतलब हमसे मिला हुआ है परंतु हम उसको बाद में देखने पर पहचान नहीं पा रहे हैं और उसका नाम हमारी जुबान पर अटका हुआ है, तो वो क्या घटना कहलाती है? टिप ऑफ द टोंग घटना। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषित किया जाना चाहिए? प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा प्रश्न है। कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए? तो हमें यहाँ पर शब्द पकड़ना पड़ेगा, मानसिक रूप से विश्लेषण। क्या सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत? तो यहाँ पर मानसिक रूप से नहीं, सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत के अंतर्गत बच्चा जो होता है वो संज्ञानात्मकता की ओर ध्यान देता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो यहाँ सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत जो होगा उसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। परंतु हमसे प्रश्न में क्या क्या पूछा है? मानसिक रूप से विश्लेषण किसमें किया जाता है? तो वो होगा प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर के अंतर्गत। प्रक्रियाकरण सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी घटना होती है या जानकारी होती है उसको मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है, तो वो होगी प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर। अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न है, आवेगता यानी इम्पल्सिटी। इम्पल्सिटी निम्नलिखित में से, आवेगता यानी इम्पल्सिटी निम्नलिखित में से एक विकार की विशेषता है, यानी मनोवैज्ञानिक विकार के बारे में प्रश्न है। क्या भोज्य विकार? भोज्य विकार को हम किस नाम से जानते हैं? हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा। भोज्य विकार जो होता है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। ध्यान अभाव सक्रियता विकार यानी ADHD जिसको हमने पढ़ रखा है। ADHD का मतलब क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ध्यान अभाव सक्रियता विकार। तो यहाँ पर आवेगता का आंसर क्या हो जाएगा?
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी किसी व्यक्ति को ध्यान अवधान से संबंधित समस्या है तो उसको एडीएचडी विकार, या फिर उसके आवेगों पर नियंत्रण नहीं है तो वो कौन सा विकार है, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और अधिगम विकार, अधिगम विकार तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोई डिसकैलकुलिया से पीड़ित होता है, कोई डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, तो ये अधिगम के वैकल्य यानी अधिगम विकार होता है। और पश्च अभिघातजन्य तनाव स्ट्रेस यानी कुंठा की वो अलग बात हो जाएगी, परंतु ध्यान अभाव सक्रियता विकार जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीएचडी। तो अगर किसी का आवेग यानी इम्पल्सिटी के अंतर्गत वो होता है तो वो कौन सा, ध्यान अभाव सक्रियता विकार के अंतर्गत आता है। और भोज्य विकार को हम किस मतलब भोजन से संबंधित विकार जो पाया जाता है व्यक्ति में, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम सिद्धांतकार नहीं है। अधिगम का सिद्धांतकार नहीं है, यहाँ पर अधिगम का सिद्धांतकार कौन कौन है ये पहचानना है हमें। क्या एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एरिक एरिक्सन, बीएफ स्किनर या इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, तो यहाँ पर चार आपके ऑप्शन में मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से हमें पहचानना है कि किसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। तो देखिएगा किसने नहीं दिया है, हम जानने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया है अधिगम का, सीखने के 3 नियम दिए ना इन्होंने, सीखने के 3 नियम। तो सीखने के नियम यानी सीखने के 3 नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। तो ये सीखने के नियम सर्वप्रथम किसने दिए, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक में तो अधिगम का सिद्धांत दिया है। कौन सा, इन्होंने कुत्ते के ऊपर बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने सीखना का नियम दिया है। हम बात करते हैं बीएफ स्किनर, इन्होंने भी सिद्धांत दिया है, पुनर्बलन शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा स्किनर ने अपने सिद्धांत में किया है, तो स्किनर ने भी दिया है सिद्धांत। पावलोव की बात करते हैं तो पावलोव ने भी आपको पता हो तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। स्किनर ने कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो ये तीनों यानी थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है। परंतु एरिक्सन की बात की गई है यहाँ पर, एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो उन्होंने विकास का सिद्धांत दिया, यानी बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जबकि थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव इन तीनों ने अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में भी यही प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम का सिद्धांत किसने नहीं दिया, तो एरिक एरिक्सन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एरिक एरिक्सन जो है इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया है। तो एरिक एरिक्सन का सिद्धांत जो है हमने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। इन्होंने 1963 में किताब लिखी और 8 प्रकार के सिद्धांत अपने व्यक्ति के जीवन को जो है 8 प्रकार के प्रकारों में बांटा है इन्होंने, कितने, 8 प्रकार के। तो ये एरिक्सन जो हैं ये विकास के सिद्धांतकार हैं, जबकि अधिगम के सिद्धांतकार कौन कौन है। और अधिगम में भी अगर हम बात करें थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानवाद की अगर हम बात करें तो जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि गेस्टाल्टवाद यानी संपूर्ण समग्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो वो कर्ट लेविन, कोफका और वर्धहाइमर, ये 3 जो है ये गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार हमें प्रश्न पूछा है रिक्त स्थान। वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क रिक्त स्थान तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहा जाएगा, समीपस्थ विकास कहा जाएगा, यानी या फिर इथोलॉजिकल कहा जाएगा। तो देखिए साथियों, वाइगोत्स्की जो थे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सीखने का सिद्धांत दिया और इन्हीं के अनुसार स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी दी गई और समीपस्थ विकास की अवधारणा भी इन्हीं के द्वारा दी गई। तो वाइगोत्स्की ने अगर हम पढ़ते हैं तो एक तो समीपस्थ विकास जिसको हम ZPD के नाम से भी जानते हैं, ZPD। तो ZPD की अवधारणा किसने दी, तो वो वाइगोत्स्की ने, यानी इसको समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं हम, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या नाम से जाना जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी इन्होंने ही प्रस्तुत की है। तो हमारे प्रश्न में पूछा क्या गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क मतलब बड़ों से तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करना, तो बच्चे क्या कहलाते हैं, बच्चे को जो मदद करता है उसको स्कैफोल्डिंग नाम दिया है। मतलब बच्चे वयस्कों को देखकर अपनी
ज्ञान का निर्माण करते हैं, मतलब पहले क्या करते हैं, वो वयस्कों को काम करते देखते हैं, उसके बाद उस काम को सीखते हैं, उस काम को वो अपनाते हैं और अपना समस्या का समाधान करते हैं। तो ये कौन सी अवधारणा हो गई, ये स्कैफोल्डिंग की अवधारणा हो गई। जबकि समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या कहता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहता है कि बड़ों को द्वारा छोटों को हेल्प करना, बच्चों को हेल्प करना और फिर उस चीज को सीखते हैं बच्चे, तो वो समीपस्थ विकास यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के अंतर्गत आता है। यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और स्कैफोल्डिंग मतलब बच्चा बड़ों की हेल्प नहीं ले रहा है स्कैफोल्डिंग में, वो क्या करता है, उनको करते हुए देखता है और फिर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो वो स्कैफोल्डिंग। और समीपस्थ विकास वो होता है जिसमें बड़े बच्चों की हेल्प करते हैं, तो वो ZPD होता है। और स्कैफोल्डिंग वो होता है जिसमें अपने ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं, परंतु उनकी तकनीकों को, बड़ों की तकनीकों को यानी वयस्कों की तकनीकों को वो देखते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग होता है। और समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा स्कैफोल्डिंग। अगला प्रश्न है, जेरोम ब्रूनर के अनुसार, यहाँ पर जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करेंगे हम, क्योंकि जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत आज तक हमने पढ़ा नहीं है। तो जेरोम ब्रूनर के अनुसार प्रतिनिधित्व में एनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है। प्रतिनिधित्व में कौन सी, एनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। हमारी स्मृति में क्या संग्रहित किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन बता देता हूं मैं, ऐतिहासिक, अलंकारिक, इनेक्टिव और प्रतीकात्मक। तो देखिए साथियों, ऐतिहासिक यानी आइकॉनिक स्टेज, इनेक्टिव यानी इनेक्टिव स्टेज और सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक स्टेज, ये तीन तो इन्होंने अपने सिद्धांत में तीन अवस्थाएं बताई हैं। जो जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत है उसके अंतर्गत तीन अवस्थाएं बताई है, परंतु अलंकारिक जो होता है वो क्या करता है, एनकोडिंग एक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या एनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है जो हमारी स्मृति में सम्मिलित होती है, उसको हम कहते हैं फैगुरेटिव यानी अलंकारिकता। तो ठीक है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब पढ़ते हैं हम जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। तो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत क्या होता है, शिक्षा की प्रक्रिया के क्षेत्र में इन्होंने, मतलब द प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन इनकी पुस्तक है, 1960 में लिखी उन्होंने। कब लिखी, 1960 में। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जेरोम ब्रूनर की एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने मतलब अपने संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन सी पुस्तक में किया है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में। 1960 में द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी गई। इन्होंने तीन प्रकार की अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है जेरोम ब्रूनर ने, संरचनात्मक विकास की तीन स्थितियां बताई है, जिसमें पहली इन्होंने बताई है इनेक्टिव स्टेज यानी सक्रियता की। तो इनेक्टिव स्टेज ये पहली स्टेज हो गई, जेरोम ब्रूनर की बात कर रहे हैं। तो वह मतलब जो होगा 0 से 3 वर्ष तक बच्चा जो होगा वो इनेक्टिव स्टेज के अंतर्गत रहता है, मतलब सक्रियता के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें मतलब शिशु क्या करता है, स्वयं की अनुभूतियां व्यक्त करता है। शिशु क्या करता है, स्वयं की अनुभूतियां व्यक्त करता है। तो वो 0 से 3 वर्ष तक का बालक इनेक्टिव स्टेज के अंतर्गत रहता है, यानी सक्रियता की स्थिति को हम इसको भी बोल सकते हैं। तो ये पहली अवस्था बताइए किसने, जेरोम ब्रूनर ने। और कितनी बताई है, तो 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है साथियों, तो ये पहली हो गई सक्रियता यानी इनेक्टिव। दूसरी है दृश्य प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था। दृश्य प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था जिसको हम आइकॉनिक के नाम से भी जानते हैं। दृश्य प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था जिसको हम क्या, आइकॉनिक के नाम से भी जानते हैं, ये रहती है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक। क्या होती है ये, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसमें बालक क्या करता है, कुछ दृश्य प्रतिमाएं मतलब मूर्त प्रक्रियाओं द्वारा अपनी अनुभूति है उसको व्यक्त करता है। ठीक है, पहली होती है सक्रियता आधारित। तो वो क्या करता है, शिशु अपनी अनुभूतियां मतलब किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है। कोई हाथ फड़फड़ाना वगैरह ये काम करता है, तो वो सक्रियता के अंतर्गत आता है। परंतु प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था यानी 3 से 12 वर्ष तक प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था जिसको हम आइकॉनिक स्टेज के नाम से भी जानते हैं, ये दूसरी अवस्था है जेरोम ब्रूनर की। तो उसमें बालक क्या करता है, दूसरी अवस्था में बालक क्या करता है कि अपने मन में कुछ मतलब प्रतिमाएं और मूर्त प्रक्रिया के द्वारा अनुभूतियां ग्रहण करता है, तो वो अपने मन में करता है। तो ये प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था कही जाती है। तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है साइम्बोलिक यानी
सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक अवस्था, जो तीसरी अवस्था जो होती है वो सिंबॉलिक अवस्था। तो ये इन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई है, जिसमें पहली कौन सी पढ़ी हमने, सक्रियता यानी इनएक्टिव, दूसरी पढ़ी प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था यानी आइकॉनिक, और तीसरी पढ़ी चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था, और इसको हम सांकेतिक सिंबॉलिक के नाम से भी जान सकते हैं। तो 12 वर्ष के बाद ये अवस्था शुरू होती है। कब होती है? तो 12 वर्ष के बाद का बच्चा जो होता है वो इस अवस्था में रहता है। मतलब क्या करता है? ये उच्चतम अवस्था कही जाती है। ये क्या कही जाती है? उच्चतम। और बालक के मन में अमूर्त प्रकार के प्रतीकों का विचार आने लग जाता है। तो इस कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है? चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था, यानी सिंबल के द्वारा सीखता है बच्चा, चिन्ह के द्वारा सीखता है, अमूर्त विचारों के द्वारा सीखता है। तो इस प्रकार की अवस्था जो होती है वो कही जाती है चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था। तो देखिएगा साथियों, आज हमने जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें सक्रियता की अवस्था पहली अवस्था होती है, वो सक्रियता की अवस्था। दूसरी अवस्था हमने पढ़ी वो प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था। तो पहली अवस्था की जो अवस्था जो एज रहती है बच्चे की, पहली अवस्था की, वो 0 से 3 वर्ष तक। अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें तो 3 से 12 वर्ष तक। और तीसरी अवस्था इन्होंने बताई, देखिएगा साथियों, पहली जो अवस्था बताई इनएक्टिव स्टेज, दूसरी को हम बोल सकते हैं आइकॉनिक स्टेज, और तीसरी को हम बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। जो सिंबॉलिक स्टेज है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष यानी आगे की एज के लिए रहती है। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में जाना आज जाना हमने जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ है। शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर को वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या फिर चौथी, किसी भी दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय संरचना में नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर हम 2 तो वैसे काट देंगे, क्योंकि दिव्यांग बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा यह आरटीए के विरुद्ध है, और किसी भी दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय में नहीं दिया जा सकता, ये भी आरटीए के विरुद्ध है। दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय में सभी शिक्षार्थियों के साथ उसको पढ़ाया जा सकता है, यह आरटीई कहता है। तो किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये शून्य अस्वीकृति सिद्धांत नहीं होता है। शून्य अस्वीकृति सिद्धांत जो होता है वो कहता है किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा से के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी विकलांग यानी किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा हो, उसको शिक्षा के अवसर समान रूप से वितरित किए जाएंगे, मतलब उसको वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत। अगला है बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। बड़े 5 व्यक्तित्व के जो लक्षण होते हैं उनको ओशियन स्केल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओशियन स्केल। तो इस सीधे से प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने आनुवंशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की। बड़ा प्रश्न देखकर घबराना नहीं है हमें, और अगर आपको देखने में समस्या आ रही है तो अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, परंतु पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस मेहनत को साकार कीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने आनुवंशिक ज्ञान, देखिएगा हम बड़ा प्रश्न है परंतु शब्द पकड़ेंगे इसके अंतर्गत, आनुवंशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, यानी उसने किसकी स्थापना की? आनुवंशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र की स्थापना भी की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि मनुष्य किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं। संज्ञानात्मक रूप से, दूसरा शब्द हमने क्या पकड़ा? संज्ञानात्मक रूप से। जीवन पर्यंत विकसित कैसे होते हैं मनुष्य? संज्ञानात्मक रूप से। तो ये अर्नोल्ड गेसेल ने कहा है, बीएफ स्किनर ने कहा है, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है, या जीन पियाजे ने कहा है। तो हम बड़ा प्रश्न देखकर घबराएंगे नहीं, बड़े प्रश्न को हमें तोड़ना है, तो वो होगा जीन पियाजे उत्तर, क्योंकि हमने शब्द पकड़े हैं उसके अंतर्गत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक केवल और केवल जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे, क्योंकि इन्होंने कहा है ये आनुवंशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती है निम्न होती है। शरीर की कोशिकाओं की बात की गई है। कौन सी कोशिकाएं? जो मस्तिष्क से और उसके जानकारी, शरीर की कोशिकाएं, शरीर में कोशिकाएं, देखिए प्रश्न भरते हैं, शरीर की कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का क्या करती है? संचालन करती है, वो क्या कहलाती है?
प्रजनन कोशिकाएं कहलाती हैं, मांसपेशी कोशिकाएं कहलाती है, तंत्रिका कोशिका कहलाती है या फिर रक्त कोशिका। तो देखिएगा साथियों, अगर प्रजनन कोशिकाएं की बात करें तो वो जनन से संबंधित कार्य करती है। मांसपेशी कोशिकाएं जो होती है वो हमारे मांसपेशियों से संबंधित कार्य करती है। और रक्त कोशिकाएं जो होती है ये रक्त परिवहन का कार्य करती है। परंतु जो शरीर से मस्तिष्क में जानकारी भेजती है वो तंत्रिका कोशिका के नाम से जानी जाती है। यानी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से क्या करती है, सूचना पहुंचाने का काम करती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये किसके अंतर्गत काम करती है? तंत्रिका कोशिकाओं के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना क्या कहलाता है? किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना क्या भूमिका दबाव कहलाएगा, यानी रोल स्ट्रेन। और दूसरा है भूमिका निर्माण कहलाएगा, यानी रोल मेकिंग। तीसरा है भूमिका दूरी कहलाएगा या फिर भूमिका लेना कहलाएगा। तो देखिएगा, प्रश्न को पढ़ते हैं सही से। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करते हैं हम, तो उसको क्या कहते हैं? हम किसी चीज़ से भूमिका ले रहे हैं, मतलब हम ग्रहण कर रहे हैं, मतलब हम दूसरों से सीख रहे हैं, तो हम लेना ही कहलाएगा, उसको देना तो नहीं कहलाएगा। भूमिका दूरी भी नहीं होगा। भूमिका निर्माण, भूमिका निर्माण क्या होता है? मतलब हम स्वयं जो है अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? भूमिका निर्माण। परंतु हम दूसरों से ग्रहण कर रहे हैं तो वो भूमिका लेना कहलाता है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ से सीधा सा आंसर हो जाएगा भूमिका लेना। तो आज के 15 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।